अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख। विपरीत परिस्थितियों में जब इंसान अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ कोशिश करता है तो वो न अपने समाज ही नहीं बल्कि अपने प्रदेश और अपने देश के उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है जो विपरीत परिस्थितियों में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक अलग मकाम हासिल किया। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर राजा बाबू सिंह जी। सर, स्वागत है आपका इंडिया नाउ पे। सर, सबसे पहला सवाल, जो जिस तरह से आप बुंदेलखंड और बांदा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, एक मानचित्र बनता है, एक जहन पे एक सवाल उठता है जो बुंदेलखंड को लेकर है। सूखा, भुखमरी और चंबल का है वो इलाका, एक मानचित्र इंसान के जहन पे इकट्ठा हो जाता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ जहाँ बुंदेलखंड को लेकर तमाम तरह की चीज़ें चलती हैं, और वहाँ से आपका जो सफ़र शुरू हुआ और आज जिस मकाम पर है, कितना मुश्किल था ये सब? सबसे पहले तो मैं इंडिया नाउ चैनल को अपने शुभकामनाएं देता हूं। इंडिया नाउ चैनल समाज में परिवर्तन का, प्रगति का कारक बने, कैटलिस्ट का काम करे और सही, सच्ची और समाज में परिवर्तन लाने वाली खबरें दिखाए, एक जनमत पैदा करे विकास का और उन्नति का, आध्यात्मिक उन्नति का, भौतिक उन्नति का। अब जहाँ तक बुंदेलखंड से मेरी यात्रा शुरू होने की बात है और आज इस मकाम पे पहुँचने की बात है, मैं बांदा ज़िले में पैदा हुआ जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, और मैं भिंड एसपी था जब आईपीएस मुझे मिला और मध्य प्रदेश काडर अलॉट हुआ। वहाँ चंबल का इलाका है, वो उसका भी कुछ हिस्सा बुंदेलखंड का पार्ट है। उस इलाके में पहली बात तो ये है कि संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों का जिस तरह संतुलित तरीके से दोहन होना चाहिए था, उनका विकास होना चाहिए था, पता नहीं क्यों हो नहीं पाया। अगर कृषि का सही तरीके से विकास किया गया होता, साइंस का ज़्यादा इस्तेमाल उसमें हुआ होता, जैसा इज़राइल ने, वहाँ की तो मिट्टी बहुत ही ख़राब है, हमसे बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं इज़राइल गया था, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, हमारे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन साइंस का इस्तेमाल, इन्फ्यूज़न हुआ नहीं कृषि में। हम हज़ारों सालों की पुरानी पद्धति से कृषि करते रहे, उसका विकास नहीं हो पाया। दूसरा बात है वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की। शासकीय स्कूल हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया है, लेकिन जिस तरह का क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए ताकि बच्चा जब वहाँ से 10+2 10+2 पास करके निकले तो उसकी पर्सनालिटी प्रेजेंटेबल हो, जो हायर इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें उसे आसानी से एडमिशन मिल जाए, और फिर बाद में अधिकांश ज़्यादातर साइंस में तो है ही, इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन होती है, तो उसको कोप अप करने की हालत में हो, ऐसी स्थिति वहाँ नहीं है। तो क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, रोड्स हैं, पावर की जो सिचुएशन है, उस पर भी बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये 3-4 चीज़ें हैं जो नहीं हुई। वहाँ से ऐसी बात नहीं है कि मैं ही वहाँ से निकला हूँ, और भी लोग वहाँ से सिविल सर्विस में निकले हैं, मेरे से पहले भी, बाद में भी निकल रहे हैं। अब तो दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन भी चलने लगी है और ओवरनाइट जर्नी है, लोग दिल्ली आके तैयारी करने लगे हैं, जो अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक ठाक घरों से है। अभी सूखा था और बहुत उसकी चर्चा भी हुई सब जगह मीडिया में। अब तो इतनी बारिश हो गई है कि वहाँ बाढ़ की हालत है। जब इतनी बारिश होती है तो आखिर फिर उस पानी को रोका क्यों नहीं जाता? मैं पिछले 4 सालों से, जब से मैं इस सामाजिक सेवा के क्षेत्र में मुड़ा, इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि बारिश के पानी को रोका जाए। बहुत सारे प्रयास हुए हैं। पहले वहाँ तालाबों की संस्कृति हुआ करती थी, महोबा और उसके आसपास। अनुपम मिश्र की एक किताब है, आज भी खड़े हैं तालाब। ये नेशनल साइंस कांग्रेस, शायद यही नाम है, जो सुनीता नारायण वगैरह ने ये ग्रुप बना रखा दिल्ली में। इन्होंने कई किताबें पब्लिश की हैं। एक किताब है उनकी, मेकिंग वाटर एवरीबडीज बिजनेस। उसका आखिरी निष्कर्ष यही है कि अगर किसी के पास 10 बीघे ज़मीन है तो उसमें से आधे बीघे में तालाब खोद ले, उसमें बारिश का पानी भरेगा, साल भर उससे निस्तार के लिए पानी मिलेगा और वाटर टेबल रिचार्ज होगा। अभी वहाँ एक जखनी गांव है बांदा ज़िले में,
काफ़ी अच्छा काम किया है वाटर कंजर्वेशन के लिए। एक कोई पांडे लड़का है, उसे वाटर मैन ऑफ बांदा कहा जाने लगा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं उनका जो विल पावर है और उनको अपनी एनर्जी और टाइम का जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, किस दिशा में लगाना है, कहाँ लगाना है, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कोई गाइडेंस की कमी है और वो सही तरीके से अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज नहीं कर पाते। और जो ऐसा करने में सक्षम होते हैं वो फिर आगे निकल जाते हैं। तो जैसा आप इतनी हायर लेवल पे, हायर रैंक पे हैं, उसके बाद हमने ऐसा लोगों से सुना और ये खुद महसूस किया कि आप अपनी जड़ों से, अपने गांव से, अपने इलाके से जुड़े रहते हैं। तो इतने बिजी शेड्यूल के बीच आप किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करते हैं? कैसे आप इस वक्त को निकालते हैं कि आप लगातार अपने गांव के संपर्क में भी रहते हैं और वहाँ पर तमाम तरह के जो सोशल वर्क की एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं? देखिए, मैंने अभी 21 साल की नौकरी कर ली है। अभी 12 साल की मेरी नौकरी और बकाया है और 2 प्रमोशन बचे हुए हैं, एडीजी और डीजी का। अभी मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, 60 साल की उम्र आ जाएगी, मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर एक दिन मौत आ जाएगी। ज़िंदगी इस संसार में जीने का केवल यही मतलब नहीं होता। ज़िंदगी तो वो होती है कि न केवल आप अपना जीवन स्तर सुधारें, अपने को आगे बढ़ाएं, बल्कि समाज को भी आगे बढ़ाएं, समाज के लिए भी कुछ करें, आप सोसाइटी को कुछ वापस दें। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर एक कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा। ये अच्छा था कि आप बहुत अच्छी जगह रहे, लेकिन मुझे लगता है कि उसी का जीवन सार्थक है, उसी का जीना है जो दूसरों के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, समाज के लिए कुछ करता है। अब आज भगवान ने मेरे को इस हालत में रखा है कि मैं सोसाइटी को बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरी एक्सेस है सिस्टम तक, कई लोगों की एक्सेस ही नहीं होती सिस्टम तक। उस एक्सेस को किस तरह दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है ये मैं जानता हूँ और मुझे इसको करने में अच्छा लगता है, लोगों को भलाई करने में, लोगों को प्रमोट करने में। ये शुरू से मेरे अंदर ये चीज़ें रही हैं और मतलब मुझे ये अच्छा लगता है। सर, जिस तरह अभी एक वीडियो हमने देखा जिसमें आप एक गांव में गए हैं, किसी कैंप का उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें आप जिक्र कर रहे हैं कि 11 साल पहले एक लड़का इसी मेले में आता था और मेले को देखता था और अगली साल फिर उसका इंतज़ार करता था। वो क्या कुछ वाकया है? अरे बहुत ही मेरी यात्रा थी, गांव से मैंने शुरू किया यात्रा। बहुत ही छोटा सा गांव है पचनेही करके। पैदल जाता था मैं गांव के स्कूल में पढ़ने, कक्षा 5 तक पढ़ा। मेलों ठेलों में वहाँ जाता था, 3 किलोमीटर चल के बस स्टॉप पे जाता था, बस का इंतज़ार करता था। फिर बांदा रेलवे स्टेशन पे जाता था, वहाँ बैठा रहता था, रेलवे का ट्रेन का इंतज़ार करता था, झांसी जाता था, वापस आता था, रात को उतरता था सुबह 3 बजे 2 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेस से। फिर बांदा स्टेशन के सामने एक मन्नूलाल अवस्थी धर्मशाला है, उसके बगल में एक पान का डिब्बा था, उसके पीछे सोता था। ये सब पुरानी कहानियां हैं और मेरा ये सफ़र रहा है और आज इस भी हालत में हूँ कि इस पोजीशन में हूँ, इस मकाम पे हूँ। मैंने बहुत सुख भी बहुत देखा है और विदेशों में मैंने यात्राएं करी हैं। टोक्यो में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है पुलिस कमिश्नर के कॉन्फ्रेंस में। ये मेरा अपना सफ़र रहा है और मैंने उसको बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया है, एंजॉय किया है। लेकिन ना तो मुझे उसका कोई रंज है, ऐसा ही परमात्मा ने मेरा एक मार्ग नियत कर रखा था। आज मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ और उससे ज़्यादा खुशी इस बात को लेकर के है कि मैं समाज के लिए कुछ करने में सक्षम हूँ और ये समाज के लिए जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे खुशी मिलती है। मैं किसी फ़ायदे के लिए, किसी वाहवाही के लिए नहीं करता, ये बहता है मेरे से, नेचुरली बहता है। जैसे पानी है उसका उस बहेगा ही एक बहाव की तरफ, कैचमेंट की तरफ। मेरे अंदर से बहता है ये। सर, जिस तरह से आप तमाम मुश्किलों को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे, जिस वक्त आपने ये तैयारी शुरू की आईपीएस के लिए, आपने जब इरादा किया, जैसा अभी हम आजकल देखते हैं तमाम तरह सुविधाएं उपलब्ध हैं, इंटरनेट मौजूद है, कोचिंग मौजूद है, तमाम तरह लाइब्रेरी, लेकिन वो दौर, जिस दौर में आपने इस चीज़ की शुरुआत की, इतनी सुविधाएं उस वक्त मौजूद नहीं थी। वो
क्या चीज़ थी वो, क्या इंस्पिरेशन था जिसने आपको मोटिवेट किया कि इस तरफ आना है? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आकर के ही मुझे पता चला और मैंने संकल्प लिया कि मुझे सिविल सर्विस निकालना है। ये बात है 1989-90 की। मेरे एक सीनियर थे, उनसे मैं मिला और मैंने पूछा कैसे तैयारी की जाती है, और मैं तैयारी करने बैठ गया। एक चीज़ मेरे अंदर थी कि मुझे पढ़ने का बहुत रोग था, और अभी भी बहुत ज़्यादा है। मैं अभी भी हर हफ्ते करीब एक किताब कोई ना कोई ख़त्म कर लेता हूँ। मेरा पूरा घर किताबों से भरा हुआ है। तो सिविल सर्विस निकालने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है वो है थारो स्टडी। अगर किसी व्यक्ति को थारो स्टडी है और इसके बाद फिर इतना कम से कम शार्पनेस होना चाहिए कि उसको इस एग्ज़ाम के टेक्निकलिटीज़ पता हों कि किस पोर्शन को एग्ज़ाम के 15 दिन पहले 20 दिन पहले कितना टाइम देना है, क्योंकि बाद में फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ की भी अच्छी जानकारी और उसको पकड़ने की शार्पनेस होना चाहिए। और तीसरा, अगर आपके कुछ एक अच्छा ग्रुप है जिसके बीच में आप रहते हैं, वो लोगों के साथ आप जो पढ़ रहे हैं उसके साथ एक्सचेंज करते रहते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपका रिफाइनमेंट होता रहता है। आपने जो पढ़ा दूसरों को साथ शेयर किया, दूसरे ने पढ़ा आपके साथ शेयर किया, या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आपने गलत तरीके से पकड़ रखा है, दूसरे ने उसको जो है वो आयरन आउट कर दिया। तो एक अच्छा ग्रुप होना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात ज़रूर है कि उस समय मटेरियल मिलता नहीं था, काफ़ी इलाहाबाद में तो और भी ख़राब हालत थी। मैंने कहीं से यहाँ वहाँ से किताबें मांग के और लोगों से पूछ करके, कुछ वहाँ किताबें ख़रीद करके, एक आध बार यहाँ वहाँ से भी किताबें ले करके, इस तरह मैंने तैयारी की थी और 93 एग्ज़ाम में इसको निकाला था। सर, जिस तरह से मैंने जो बात करी और जो वीडियोस आपके देखे उससे पता चला कि आपका साइकोलॉजी में काफ़ी रुचि और आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा। तो मेरे सवाल के दो पहलू कि साइकोलॉजी में इतनी रुचि, कोई ख़ास वजह, और दूसरी बात जो आप किताबों की स्टडीज़ की बात करें तो इतने बिजी शेड्यूल में किस तरह से आप मैनेज करते हैं आप, क्योंकि आपका जो मैंने वीडियोस देखे हैं और जो बात सुनी है उसमें आप काफ़ी किताबों की स्टडीज़ भी करते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। तो कैसे आप बिजी शेड्यूल में बुक्स के लिए भी वक्त निकालते हैं, और साइकोलॉजी क्या वजह है? मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर कब से ये अभिरुचि पैदा हुई, लेकिन जब मैंने यहाँ ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो मेरे विषय थे ये एंसेंट हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी और पॉलिटिकल साइंस। इसके मैंने मास्टर्स किया फ़िलासफ़ी में। मुझे लगता है तभी से ये 2-3 सब्जेक्ट मुझे काफ़ी प्रिय हो गए थे। साइकोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, कंपैरेटिव रिलीजन है, हिस्ट्री है। ये 4 सब्जेक्ट मेरे को बहुत प्रिय हैं। काफ़ी पढ़ता भी हूँ, मैं लिखता भी रहता हूँ। तो धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट पैदा होता गया। और अब तो पढ़ने का जहाँ तक सवाल है, हर आदमी का कोई ना कोई एक नशा होता है। मेरा यही नशा है, पढ़ना लिखना जो है। जब भी खाली समय होता है तो मैं किताब लेके ही पढ़ता रहता हूँ। वो एडिक्शन सा बन गया। अब उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, चाहे मैं सफ़र कर रहा हूँ ट्रेन में या प्लेन में या सोने से पहले, इवन कि बाथरूम में भी मैं किताब लेके ही अंदर जाता हूँ। तो नशा है, अब एडिक्शन बन गया है इसके। सर, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि हर चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, इंटरनेट पे आ रही हैं, तो आप किताबों के शौकीन, और जिस तरह से देखा जाता है लाइब्रेरियाँ सीमित होती जा रही हैं, किताबें कहीं ना कहीं इंटरनेट की शक्ल में हमारे पास वेब पेज पे अवेलेबल हैं, तो कितना नुकसान हो रहा है इससे, या आप इसे समझ रहे हैं कि इससे कुछ फ़ायदा भी पहुंच रहा है, क्योंकि लाइब्रेरियाँ खाली हो रही हैं और लोग एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट पे? देखिए क्या है, जो ई रीडिंग है और ई लाइब्रेरी है, ई बुक्स हैं, और ये जो किंडल है, नई पीढ़ी उसी का इस्तेमाल कर रही है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू आपकी एक्सेस जो ग्लोबल नॉलेज तक हो गई है। पहले तो हर आदमी का जो कंपार्टमेंटलाइज था, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किताबों की महत्ता हमेशा रहेगी, क्योंकि किताब एक स्थायी दस्तावेज़ है। आपने हो सकता है करप्ट हो जाए आपकी फ़ाइल जो है, या हार्ड डिस्क में करप्शन आ जाए, ये किताब एक बार प्रिंट हो गई तो वो तो बाउंड होकर के रखी रहेगी। तो किताबों की अपनी अलग महत्ता है और ई नॉलेज की अपनी अलग महत्ता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे किताबों से ही पढ़ना अच्छा लगता है। मैं करीब हर हफ्ते एक किताब अपने पॉकेट से ख़रीदता हूँ, और अक्सर अधिकांश तो वो तो मेरे पर्सनल कलेक्शन में है। मेरे 2-3 जो घर हैं सब जगह किताबें भरी हैं, और कई किताबें तो मैं पढ़ करके मित्रों को बांटता रहता हूँ।
तो मेरे को तो कागज़ के पन्ने छूना में एक मज़ा आता है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो ई लर्निंग कर रही है, ई नॉलेज गेन कर रही है, ई लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रही है, जो एक वेलकम कदम है। और इससे क्या है, आपकी और जो नॉलेज एक्सेस है ग्लोबल लाइब्रेरी तक है, ग्लोबल नॉलेज तक है। अब तो गूगल ऐसा है या दूसरे भी जो ब्राउज़र हैं, कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो आप तत्काल उसे टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। पहले तो ये हालत नहीं थी, अगर आपको कोई चीज़ पूछना है समझ में नहीं आ रही तो या तो आप किसी टीचर से पूछो, किसी अच्छे फ्रेंड से पूछो। अब तो कोई मतलब एट द क्लिक अवे हर चीज़ उपलब्ध है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह किताबों की आप बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसी फेवरेट बुक या राइटर जिसको आप ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हो? देखिए, 2-3 फिक्सन है, मैं उसने उन्होंने मेरे को बहुत प्रभावित किया। मैं जैसे ग्राहम ग्रीन का द पावर एंड द ग्लोरी है, मैं उसको 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। जेम कोएटजी का डिसग्रेस है, वो बहुत अच्छा है, उसको भी मैंने कई बार पढ़ा। फिर अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास है, B.S. नॉयपॉल का, वो भी बहुत अच्छी बुक है। फिर मिडनाइट चिल्ड्रन है, सलमान रश्दी का। ये कुछ किताब बहुत अच्छी। अभी हाल में ही मैंने एक चाइनीज़ राइटर की किताब, यो मैन एक राइटर है, पो करके, POW बुक पढ़ी, बहुत ही अच्छी बुक है, उनको भी नोबल मिला है। तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध हैं। तो जिस तरह आपकी सर्विस रही, तमाम इलाकों में आप रहे और अब ITBP में, तो ITBP में एक IG के पद पे तैनात होने के बाद किस तरह का प्रेशर तो एक रहता है, तमाम तरह की सिक्योरिटी आपको देखनी पड़ती है, उस निगरानी भी आपके दायरे में आती है, उसके बाद किस तरह का प्रेशर होता है पूरे जॉब में कि तमाम तरह के पड़ोसी देशों से भी हमारे चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। उसके अलावा IT के थ्रू जो जिस तरह से अटैक बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आपके ऊपर कितना प्रेशर रहता है? देखिए, अब तो मैं खांटी पुलिसमैन बन गया हूँ। किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर तरीके से कंडीशनिंग करने के लिए 21 साल का वक्त बहुत ज़्यादा होता है। मैं कभी नैब था जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी थी 1994-95 में। अब तो मैं खांटी पुलिस ऑफिसर हूँ। एक नायक डेवलप हो जाता है। जैसे आप शुरू शुरू में जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो लोग बताते हैं कि हैंडल पकड़ के रखो, सामने देखो, लेकिन इसके बाद एक जो थर्ड आई है, विजडम जो है ना, वो जागृत हो जाता है। तो हमें पता है किस स्थिति में कैसा निर्णय लेना है, और कुछ समय बाद फिर आपका जो वर्क है आपको एन्जॉयमेंट देने लगता है, प्लेजर देने लगता है। तो अब तो पुलिसिंग करना एक मेरे हैबिट में आ गया है, नेचर में आ गया, और इधर मेरा डेली रूटीन बन गया। अब कहीं कोई परेशानी नहीं होती, ना कहीं कोई प्रेशर कोई प्रेशर नहीं होता। मुझे पता है किस स्थिति में किस तरह का निर्णय लेना है, और उस स्थिति में हम वैसा सही निर्णय लेते हैं। फिर एक हायरार्की है, एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर बना है। मेरे से ऊपर भी सीनियर अधिकारी हैं, DG हैं, मेरे से नीचे मेरे सबऑर्डिनेट हैं जो फीड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर्स को। तो एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बना है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो जिस तरह से आपके इलाकों में, बुंदेलखंड में ख़ासतौर पे, जहाँ आप इस तमाम तरह की एक्टिविटीज़ जॉब के अलावा करते हैं, वहाँ एक सोशल वर्क तो आपका चल ही रहा है। सर्विस के बाद क्या हम आपको किसी एक नए रोल में भी देख सकते हैं? अभी क्या भरोसा, अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है कि बाहर गई हुई सांस वापस आएगी कि नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मेरी जो नियति है, या किसी भी व्यक्ति की जो डेस्टिनी होती है, वो तो उसे मिलती ही है। मेरे को भी प्रभु ने यहाँ पे जिस जिस रोल के लिए भी भेजा होगा, वो सारे रोल तो अदा करके ही मैं वहाँ यहाँ से वापस जाऊँगा। सर, बस आखिर में, जो युवा इस वक्त नशे की लत में है, नशा तमाम तरह का जो युवा पीढ़ी को नुकसान पहुँचा रहा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, नशा बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये ना केवल आपकी एनर्जी और टाइम जो पॉजिटिव दिशा में कुछ क्रिएट करने के लिए लगाना चाहिए था, उस एनर्जी और टाइम को आप नशाखोरी में लगा रहे हैं। फिर आपकी जो फैकल्टीज़ हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, और तीसरा धन का अपव्यय हो रहा है, चौथा परिवार नष्ट हो रहा है। तो नशा से ख़राब चीज़ कोई नहीं है। मैं तो उन सभी से अनुरोध करूँगा कि वो सारा पैसा जो नशे में लगाते हैं, उस किताबें खरीदने में, लोगों का भला करने में, अपने को इम्प्रूव करने में, आगे बढ़ने में, कुछ क्रिएट करने में लगाएं। समाज के लिए उपयोगी अंग बने, समाज के विकास में सपोर्ट दें। आप आए यहाँ पर इसीलिए हैं, ना कि नशा करके अपने जीवन को नष्ट करने
और समाज में एक बुरी छवि हासिल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंडिया नाउ से बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।